नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। भारत और फ्रांस की दोस्ती अब नई रक्षा ताकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात में 5 बड़े डिफेंस समझौते हुए, जिसने वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को भी एक नया संदेश दिया है। राफेल फाइटर जेट से लेकर हैमर प्रिसीजन मिसाइल तक, इंडो पैसिफिक सुरक्षा से लेकर एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी तक, दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सहयोग और हाईटेक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। इस साझेदारी को सिर्फ हथियारों की डील नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां तकनीक ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन भी जोर पर है। रणनीतिक जानकारों के मुताबिक भारत फ्रांस की ये बढ़ती नजदीकी चीन और पाकिस्तान के लिए भी स्पष्ट संकेत है कि भारत अपनी सैनिक क्षमता और वैश्विक साझेदारी दोनों को तेजी से मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर पेरिस से निकली ये तस्वीर बताती है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते अब सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा, तकनीक और भविष्य की सुरक्षा का साझा रोड मैप भी बन चुके हैं। तो 20 से ज्यादा समझौते हुए हैं। भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं और मजबूत होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ऐतिहासिक डील राफेल को लेकर और खास तौर से रक्षा की जो डील है वो वायुसेना की ताकत को भी बढ़ाएगी, और इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ गई है। तो भारत और फ्रांस के रिश्ते लगातार मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुपर पावर दोस्ती को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये बात कह चुके हैं कि इस दोस्ती को हम आगे बढ़ाएंगे, इसे अपग्रेड किया जाएगा। इसे इस तरीके से आगे बढ़ाने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं कि स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों में नजर आएगी। इसका मतलब साफ है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करेंगे। खास बात यह है कि 1998 में ये पार्टनरशिप शुरू हुई थी, जो 2026 में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जब इमैनुअल मैक्रों ये कहते हैं कि भारत पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां हैं जहां सीईओ इंडियंस हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया और बताया कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एडोबी के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन चुका है। इमैनुअल मैक्रों ने तारीफ की और पीएम मोदी ने भी इस रिश्ते को, इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की है। भारत और फ्रांस की दोस्ती मजबूत करने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा इमैनुअल मैक्रों का, क्योंकि वो 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। मुंबई में द्विपक्षीय मुलाकात पीएम मोदी के साथ उनकी हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 3.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील को लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी सैन्य खरीद को लेकर भी जानकारी मिली है। कूटनीतिक संदेश भी भारत फ्रांस की दोस्ती के जरिए दिया जा रहा है। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, 3 दिवसीय दौरा इमैनुअल मैक्रों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया है, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि पिछले साल राष्ट्रपति मैक्रों ने मुझे फ्रांस में एआई समिट के लिए बुलाया था, जो इतिहास में भारतीय सैनिकों और वीर सावरकर से जुड़ा रहा। इसके अलावा भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के साथ अब दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोग, स्टार्टअप और इनोवेटर्स तक भी ये रिश्ता आगे पहुंचेगा। डिफेंस, क्लीन एनर्जी, स्पेस, नई तकनीक, क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में दोनों देश अपनी इंडस्ट्री को आपस में जोड़ेंगे और नए जॉइंट इनोवेशन सेंटर भी खोले जाएंगे। आज दुनिया अनिश्चित दौर में है, ऐसे में भारत फ्रांस की साझेदारी वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक मजबूत ताकत का संदेश दे रही है।
तो इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपका स्वागत है। करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। और सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो डिफेंस डील हो रही है या फिर भारत फ्रांस के रिश्तों को अपग्रेड करने की बात जब पीएम मोदी कहते हैं, आपको लगता है कि एक ऐतिहासिक लकीर दोनों देशों के रिश्तों को लेकर खींची जा रही है? मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो भारत और जो फ्रांस के रिश्ते हैं ये बहुत पुराने हैं। खासतौर पर डिफेंस की अगर बात करें, 1950-60 में फ्रांस से हमने टैंक लिए थे, उसके बाद मिराज 2000 लिए, उसके बाद अब जो राफेल लिए। तो रिश्ते बहुत पुराने। और मुझे लगता है कि जब भारत ने 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था और भारत के ऊपर सब लोगों ने सैंक्शन लगाए थे, फ्रांस ही एक ऐसा देश था जिसने भारत की जो है मदद की थी और भारत को उस समय जो है सैंक्शन से अलग रखा था। तो मुझे लगता है कि ये जो आज जो कल जो बातचीत हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की और एमैनुअल मैक्रोन के बीच में, ये साफ जाहिर करता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है, जिस तरीके से इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हर देश को धमकी देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पे वो कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का जो दहशत फैली, एक तरह का डर हो गया। और ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि अब तक ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी के ऊपर निर्भर करती थी, नेटो के ऊपर निर्भर करती थी, और उनको ये था कि अगर कहीं से लड़ाई होती है तो उनकी मदद के लिए अमेरिका आएगा। लेकिन अमेरिका ने अब ये साफ कर दिया है कि वो जो है किसी की मदद नहीं करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार ये कहा है कि हर देश को अपनी जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के हिसाब से जो है उसको 4 या 5% करना चाहिए। तो जब ये वर्ल्ड ऑर्डर इतना डिस्टर्ब है और इतनी इंस्टेबिलिटी है, तो उस समय फ्रांस के सामने जो सबसे बड़ा और एक बेहतरीन ऑप्शन ये था कि रशिया से वो जो है दोस्ती नहीं कर सकते, चाइना को उनको ऑलरेडी थ्रेट है, अमेरिका उनको इतनी सपोर्ट नहीं करेगा। तो भारत एक उभरती हुई पावर है, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली। तो इसलिए जो है एमैनुअल मैक्रोन साहब ने जो है ये जो यहाँ पे विजिट किया है, और जिस तरीके से मुझे लगता है जो बेसिक अगर आप इनमें देखें तो इनमें 5 वैसे तो 21 चीज़ों पे समझौते हुए हैं, लेकिन अगर 5 मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको गिनवाऊं तो वो ये है। सबसे पहले जो है जो स्पेसिफिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर ले गए हैं हमारी पार्टनरशिप। दुनिया में सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके साथ हमारी ये पार्टनरशिप है, एक यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एक जापान के साथ। तो फ्रांस एक तीसरा देश है जिसके साथ हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और उसका मतलब ये है कि भारत और फ्रांस जो है दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। नंबर दूसरा, ईयर ऑफ इनोवेशन, मतलब है कि जो फ्रांस के पास जो तकनीक है और भारत के पास जो स्केल है, जो स्किल है, उन दोनों को मिला के जो इनोवेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा। तीसरा बहुत अहम मुद्दा है वो डिफेंस कोऑपरेशन का डिफेंस है, चाहे वो राफेल की डील हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो H-125 हेलीकॉप्टर हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंट मिसाइल प्रोग्राम। जो हैमर मिसाइल है वो कर्नाटका में उसकी जो है बनाई जाएगी और वहां से फिर जो है वो भारत के लिए इस्तेमाल होगी और फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। और लास्ट में जो है एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स, दोनों की एस्टेब्लिशमेंट में मिलिट्री ऑफिसर्स को एक्सचेंज किया जाएगा ताकि एक दूसरे की स्ट्रेटेजी, एक दूसरे की टैक्टिक्स, एक दूसरे के ऑपरेशन को अच्छी तरह से समझ जाए। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो डील हो रही है इसमें आप ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादातर डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर डील है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है डिफेंस ही हर देश का प्रायोरिटी होगी, क्योंकि अगर आप मिलिटरीली मजबूत है तो आप शांति को बरकरार रख सकते हैं। अगर आप कमजोर हैं तो आपके आने वाले समय में कोई गारंटी नहीं है कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, क्योंकि आज के जमाने में आपका किसी के दूसरे के साथ बॉर्डर मिलना जरूरी नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए।
ये अमेरिका ने दिखा दिया है। वेनेजुएला के ऊपर हमला कर दिया है, उधर जो ईरान के ऊपर बिल्कुल हमला ठीक कहा आपने, और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है जोर दिया जा रहा है, सरकार का पूरा फोकस है। और अब जो ये डील हो रही है डिफेंस तक सीमित नहीं है, ठीक कहा आपने। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी भी है। करोड़ी सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि इसे इनोवेशन तक आगे बढ़ाया जाएगा, एआई तकनीक को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण डील हुई है। और क्योंकि जो प्रोडक्शन हैमर मिसाइल को लेकर कहा जा रहा है कि भारत में होगा, उसके जरिए आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज भी दिया जा रहा है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर। देखिए वंदना जी, आपने अपनी रिपोर्ट में और संजीत सर ने डिटेल से चीजें बताई कि किस तरह से कोऑपरेशन किस दिशा में जा रहा है। कोई भी दो देशों के बीच में सहयोग होता है तो उसके लिए दो फैक्टर होते हैं, एक तो राष्ट्रीय हित का सामंजस्य और दूसरा दुनिया के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए प्रेरित करते हैं, या यूं कहिए कि उसको इतना दबाव बना देते हैं कि उनको सहयोग की तरफ नहीं चाहते हुए भी या चाहते हुए बढ़ना पड़ता है जी। और इस आधार पे हम देखें तो फ्रांस के साथ जो एंग्लो सैक्सन कंट्रीज हैं उनका व्यवहार से फ्रांस कोई ज्यादा खुश नहीं है। तो उसकी वजह से फ्रांस ने ये देखा कि एशिया में भारत वो महत्वपूर्ण देश है और उसके साथ अगर सहयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। और भारत ने भी अपने राष्ट्र हित की दृष्टि से इसको उचित समझा और ये केवल द्विपक्षीय ही नहीं, इसके लिए भारत और फ्रांस मिलके एक त्रिपक्षीय मैकेनिज्म भी फॉर्मेट भी डेवलप किया है। उसमें भारत, फ्रांस, यूएई, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और चीन का प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है, तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अप्रोच है उसमें भारत फ्रांस को लेके इंडो पैसिफिक में ये नहीं चाहता कि चीन और अमेरिका हैं उनका कोई प्लेइंग ग्राउंड बन जाए। तो भारत एक अलग तरीके से ऑटोनोमस तरीके से एक फॉर्मेट में काम करना चाहता है जिसमें इंडो पैसिफिक को एक अलग दृष्टिकोण, अलग तरीके से देखा जाए। और इसीलिए क्वेट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि जो अमेरिका था वो ये चाहता था कि ये मिलिट्री अलायंस के रूप में कन्वर्ट हो, भारत चाहता था कि ये विकास का एक साधन बने। तो क्वेट बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, तो भारत ने फ्रांस को साथ लिया है। अब अगर अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हुआ उसको पढ़े तो उसमें 3 ब्रॉड एरिया रखे गए हैं जिसमें कोऑपरेशन होगा। एक तो पार्टनरशिप इन सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, कि दोनों देशों की सुरक्षा और जो संप्रभुता है उसमें कैसे सहयोग हो। दूसरा पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट, पार्टनरशिप फॉर पीपल। तो बहुत ही ब्रॉड पार्टनरशिप है और उस ब्रॉड पार्टनरशिप में जो महत्वपूर्ण है वो एक टर्निंग पॉइंट जिसको मैं कह सकता हूँ वो को प्रोडक्शन है। इवन रफाइल में भी ये तय किया गया है कि 50% इंडिजीनियस कंपोनेंट होगा और 50% इंडिजीनियस ही नहीं, उनकी जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो भी इंडिया में होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिसमें 50% इंडिजीनियस कंपोनेंट होगा। दूसरा, डिफेंस को लेके जो कोऑपरेशन है उसमें लंबे समय से दोनों देशों में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती रही हैं, जैसे शक्ति है, वरुण है, गुरुड़ है। तो इस तरह का कोऑपरेशन बढ़ा के और ये जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क अभी इंडिया ईयू जो पार्टनरशिप था, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसी में ही एक द्विपक्षीय महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की तरफ कदम है। तो जो यूरोपियन यूनियन का फ्रांस सदस्य है उसमें भी भारत की पार्टनरशिप है। तो उसी का एक माइक्रो रूप है कि भारत और फ्रांस अलग से द्विपक्षीय पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रांस और भारत दोनों का जो राष्ट्र हित है उसका सामंजस्य हो रहा है और दुनिया के जो फैक्टर हैं उन्होंने प्रेरित किया है कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के नजदीक आए। और इसीलिए अब जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है वो एआई का युग आ रहा है और एआई के फील्ड में पार्टनरशिप बहुत जरूरी है।
तो एआई का जो पिछली साल समिट हुआ था फ्रांस में, उसमें भारत और फ्रांस ने को चेयर किया था। तो इस बार यहाँ भी भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति ने, भारत में जो एआई समिट हो रहा है उसमें दोनों ने पार्टनरशिप की है। भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति इनोवेशन के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन इससे पहले 2 एआई की समिट हो चुकी थी, ब्रिटेन में और साउथ कोरिया में। उन 2 समिट में जो दिक्कत थी वो केवल सेफ्टी को लेके थी, लेकिन जो फ्रांस में समिट हुई वो एक्शन को लेके है, और भारत में समिट हो रही है वो इम्पैक्ट को लेके है। तो फ्रांस की समिट में ब्रिटेन और अमेरिका ने साइन करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए जॉइंट फ्रांस पेरिस डिक्लेरेशन वो सामने नहीं आया फ्रांस का। लेकिन वहां पर जॉइंट स्टेटमेंट तो इश्यू हुआ, तो फ्रांस ने ये सोचा कि अगर भारत से ज्यादा कोऑपरेशन होता है एआई को लेके तो हम एआई को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब एआई का 2 पक्ष है, एक तो टेक्निकल पक्ष है जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल है, दूसरा है गवर्नेंस। भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रांस भी उसका सपोर्ट करता है कि एआई को गवर्नेंस कैसे किया जाए कि दुनिया के हित में हो, जनता के हित में हो। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने 29 जनवरी को ये कह दिया है कि पावर है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनी, उनमें ट्रांसफर हो गया है। तो स्टेट जिस तरह से एआई कमजोर कर रही है स्टेट को, उसके लिए एआई को एक सही दिशा देना है, नहीं तो एआई एक कैटास्ट्रोफी। बिल्कुल, और तकनीक के क्षेत्र में भारत भी किस तरह से आगे कदम बढ़ा रहा है, मजबूत हो रहा है, ये तय करता है। सोहेल काज़मी जी, मुझे लगता है कि जो एआई समिट इस वक्त हो रहा है भारत मंडपम में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट है। फ्रांस में जिस तरह से ये डील हो रही है, भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, मुंबई में पहले मुलाकात द्विपक्षीय होती है पीएम मोदी के साथ, अब जो डील हो रही है और जो तकनीक के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है, आपको लगता है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है या फिर मेक इन इंडिया की बात होती है तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव है? बिल्कुल मैम, वंदना मैम, पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, मेरे को पैनलिस्ट जितने हैं उनको भी गुड मॉर्निंग। दूसरी बात यह है कि आज के बदलते हुए युग में, बदलते हुए यूनिवर्स में बदलते हुए रिश्ते होते हैं। आज पता ही नहीं चलता कौन सा दोस्त है आपका और कौन सा शाम को दुश्मन बन जाता है। आप देखिए, जैसे रोहित साहब ने कहा कि अमेरिका का पता ही नहीं चलता ट्रंप साहब किसका दोस्त है किसका दुश्मन है, सिवाय अपने ट्रेड के, अपनी तिजारत के, अपने मुल्क के, वो किसी को नहीं पसंद करता है और डिक्टेशंस पे डिक्टेशंस देता है। उसके बीच में 1998 जैसे आप बोल रही हैं, और उन्होंने कहा कि 1950 से ऑनवर्ड हमारे रिश्ते जो है फ्रांस के साथ अच्छे रहे, तो लगभग 28-30 साल हो गए रिश्तों को बनाते हुए, संवारते हुए, और संवरते संवरते रिश्ते 21 एग्रीमेंट्स पे आपने कल उनके साथ बातचीत की है। और 21 एग्रीमेंट छोटे एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, जो दोनों मुल्कों को फायदा देंगे, और खासकर भारत जैसे मुल्क को। और आज पूरी दुनिया मानती है कि भारत एक बदलता हुआ देश है, आगे विकसित देश है, आगे बढ़ता हुआ देश है, और इनका नारा भी है कि 2047 में हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित की ये एक पड़ाव है, मैं समझता हूँ ये एक स्टेयर्स हैं कि अपने जितने भी बैनुल अक़वामी रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्गली काम करें, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, जहां यहाँ कमी पेशी है उनको इम्प्रूव किया जाए, जहां फ्रांस में हमारी स्किल लेबर है या बाकी चीजें उस पर काम किया जाए, ताकि दोनों मुल्कों को फायदा हो और भारत को भी फायदा हो। और इससे भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज उन ममालिक को भी जाता है जो सिर्फ इस फिराक में रहते हैं, किस तरह से दूसरे मुल्क को कमजोर किया जाए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आपके सामने आया है, और इसका फायदा संभावित तौर पे भारत को भी होगा और उनको भी होगा और भारत को ज्यादा होगा। और जहां तक एआई की बात आप कर रही हैं, एम्स में मेडिकल हेल्थ को जो इन्होंने इनिशिएट किया है कि पहला उसका शुरुआत जो है एम्स दिल्ली से होगी, तो मैं समझता हूं वो भी एक अपने आप में एक शुरुआत होगी, जो पूरी दुनिया आज एआई के साथ आगे बढ़ रही है। तो भारत क्यों पीछे रहे किसी चीज में भी? भारत सक्षम है, भारत के जो रिश्ते जिन जिन ममालिक के साथ हैं खूबसूरत हैं और बड़े मजबूत हैं, उसमें फ्रांस अपना एक रोल प्ले करता है। बिल्कुल संजीव जी, कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन के साथ जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील्स हुई थी, और अब फ्रांस के साथ जिस तरह से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है? बिल्कुल वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से यूरोप जो है, मैं कहूँगा कि यूरोप चीटेड फील कर रहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको डंप कर दिया, और जब से उन्होंने ग्रीन लैंड का जो है मुद्दा उठाया, तब से यूरोप में जो एक तरह की खलबली मच गई है। तो वो
देखिए कि जो 20 साल से डील नहीं हो रही थी यूरोप की और इंडिया की, 2007 से स्टार्ट हुआ था, और वो जो है जैसे ही पिछले एक साल में इतनी तेजी से एक्सेलरेट की कि वो डील जो है जो 19 साल से रुकी हुई थी वो फटाफट डील हो गई। उसकी वजह यही थी कि यूरोप को पता था कि आने वाला समय जो है यूरोप के लिए, खास तौर पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूक्रेन को डंप कर दिया, पूरा का पूरा यू टर्न कर दिया, अब यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है, ना वो लड़ सकता है ना वो पीस कर सकता है। पीस करता है तो वो 20% अपना एरिया रशिया को देता है, और अगर नहीं पीस करता है तो वो और ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस तरीके से जो दुनिया में इंस्टेबिलिटी है, और जिस तरीके से वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट को जो है एब्डक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया, और वो अमेरिका में कि उसके ऊपर केस चल रहा है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए भारत और जो फ्रांस की ये डील है, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस डील में अगर आप इसको डिटेल से देखें, इस डील में वैसे तो 21 मुद्दे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दिया गया है वो डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर दिया गया है। चाहे वो हैमर मिसाइल का बनाना हो, चाहे राइफल्स हवाई फाइटर जेट्स को लेना हो, चाहे वो H-125 हेलीकॉप्टर जो कि दुनिया में सबसे ऊंची हाइट पर जा सकता, माउंट एवरेस्ट तक की हाइट पे जा सकता, उसका भारत के अंदर प्रोडक्शन होना, अपने ऑफिसर्स का एक्सचेंज करना, जैसे किरोड़ी सिंह जी ने कहा है, एक्सरसाइज होना। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और फ्रांस को ये पता है कि जो उभरती हुई ताकत है वो जो है आज के दिन भारत है। जिस तरीके से भारत की जीडीपी जो ग्रो कर रही है, और उससे जो है मैं ये नहीं मानता हूँ कि भारत को ज़्यादा फायदा है, दोनों देशों को फायदा है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी किसी के साथ डील करता है तो वो विन विन सिचुएशन में डील करता है। वो ये नहीं करता कि मैं जीतूंगा या वो जीतेगा। अगर दोनों की विन विन सिचुएशन है, वही केस जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जब हमने FTA साइन किया, जिस तरीके से हमने जो है अब फ्रांस के साथ हम जो ये बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, एग्रीमेंट चल रहे हैं, उससे साफ जाहिर रहता है कि जो देश एक दूसरे को मदद करने की कोशिश में है वो देश आगे कामयाब होंगे। बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, पूरी दुनिया की जो उम्मीदें हैं भारत के साथ बढ़ गई है। खुद इसका जिक्र यहाँ इमानुएल मैक्रो की ओर से भी कहा गया, उन्होंने कहा कि लीडरशिप भारत में देखी जा रही है। भारत में जिस तरीके से जो कई बड़ी कंपनीज हैं अलग अलग देशों में, उनके CEO भारतीय हैं। यानी वो जब जिक्र करते हैं अल्फाबेट का, माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र करते हैं, वो IBM का जिक्र करते हैं, एडोबी का जिक्र करते हैं, और कहते हैं कि भारत लीडरशिप करने वाला देश है। तो ये करोड़ी सिंह जी, विश्वसनीयता बढ़ी है भारत की पूरी दुनिया में? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से विश्वसनीयता बढ़ी है, लेकिन भारत का इंटरेस्ट यह है कि भारत डिफेंस के लिए प्रारंभ से ही रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, और रशिया जो ग्लोबल तरीके से जो कोल्ड वार की सिचुएशन थी, या उसके बाद अमेरिका और रशिया की राइवलरी है, या यूरोप और अमेरिका रशिया की राइवलरी है, उसमें भारत शायद ये एंटिसिपेट किया होगा कि किसी भी देश पे डिपेंडेंस होना भारत के लिए ठीक नहीं है। रशिया या अमेरिका पे डिपेंडेंस होना और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि राइवलरी है, राइवलरी में भारत विक्टिम हो सकता है। तो भारत ने ये देखा कि फ्रांस है वो एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है, इसलिए भारत ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को यूरोपियन कंट्रीज में केवल फ्रांस नहीं, जर्मनी और स्पेन की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश की कि वहाँ रिलायबिलिटी हो सकती है। दूसरा यह है कि एक जो बात हुई है, जो यूरोप भारत पार्टनरशिप में भी हुई है और यहाँ भी हो रही है, कि टैलेंट मोबिलिटी, क्योंकि भारत में टैलेंट, जिसकी आप और हमने बात भी अभी की है कि टैलेंट की मोबिलिटी हो, तो भारत में जो टैलेंट है उसको अगर फ्रांस में जाएगा, यूरोप में जाएगा, तो यूरोप और फ्रांस को भी मदद होगी और उसका इन टर्न भारत को भी फायदा होगा। लेकिन वंदना, सबसे महत्वपूर्ण अभी मुझे लग रहा है कि हम सामान्यतः बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी बातों को लेके करते हैं या रणनीतिक बातें करते हैं, इनसे दूर अगर अभी म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस था उसमें रूबियो का जो स्पीच था वो बड़ा डेंजरस मुझे लगा, क्योंकि वो ऐसा है कि एक सभ्यताई वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं दुनिया को। उन्होंने कहा कि 500 साल तक हमारा मतलब वेस्टर्न कंट्रीज का एम्पायर रही है दुनिया, और उसको
द्वितीय महायुद्ध के बाद में दो तरह की चुनौतियां आई। एक तो उन्होंने कहा कि गॉडलेस कम्युनिस्ट थे, उन्होंने चुनौती दी, और दूसरा उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था उन्होंने, और उनकी वजह से हमारा प्रभाव और प्रभुत्व कम हो गया है। इसलिए हमें इकट्ठे होने चाहिए, सभ्यता सॉलिडेरिटी होना चाहिए। तो उसमें भारत है वो एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ओरिएंटल सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रांस है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। तो जो सिविलाइजेशनल पोलराइजेशन है उसको अगर भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप है तो उसका जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसको पाटने में, उसमें सामंजस्य बैठाने में हेल्पफुल हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से। क्योंकि जो सभ्यताई पोलराइजेशन होगा वो पूरी दुनिया को एक अलग दिशा में ले जाएगा और अलग तरीके का कन्फ्रंटेशन होगा। तो अब केवल हम इसी तक सीमित नहीं रखें कि जो बातचीत हो रही है, जो दिख रहा है, इसके आगे दुनिया का जो भविष्य है वो किस दिशा में जा रहा है, उसमें भारत और फ्रांस का जो सहभागिता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और इसीलिए होराइजन 2047 है, उसको उन्होंने एक रोड मैप तय किया है कि भारत और फ्रांस किस दिशा में जाएंगे। पार्टनरशिप तो पुरानी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो 27 साल से चल रही है, लेकिन जो स्पेशल पार्टनर, ग्लोबल पार्टनरशिप में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भारत को भी मजबूत करेंगे और फ्रांस की भी जो यूरोप पश्चिम के देश उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उसमें फ्रांस अपने आप को मजबूत बिल्कुल बनाएगा। वर्तमान में जो कुछ हो रहा है वो भविष्य की दिशा तय करेगा। और सोहेल काज़मी जी, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्ने पलटकर भी हम देखें तो भारत और फ्रांस के दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। 1947 में भी भारत ने डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए थे फ्रांस के साथ, और उसके बाद फ्रांस ने भी मदद की थी श्रीहरिकोटा लॉन्च के दौरान भी। और इवन जो 1971 का जो दौर था उस दौरान भी भारत की चिंताओं का समर्थन किया था फ्रांस ने, और न्यूक्लियर जब टेस्ट हुआ था उसका सपोर्ट भी फ्रांस की ओर से हुआ था। तो ये जो रिश्ते हैं वो पहले से बहुत मजबूत हैं, इसे अपग्रेड करने की बात पीएम मोदी कर रहे हैं। तो अपग्रेड हो गए ना वन्ना जी, ये अपग्रेडेशन ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। कल जो 20-21 एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये अपग्रेडेशन, ये दर्शाता है कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो और खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी दुनिया आज जो पहले ही आपसे जिक्र किया कि पता ही नहीं चलता दोस्त कौन है। आपके दो तरह के दोस्त हैं, एक तो वो कॉन्फिडेंटली दोस्त है, एक सीजनल दोस्त है। सीजनल दोस्त तो आप देख रही हैं पूरी दुनिया में वो किस तरफ किस रुख चले जाते हैं, किस मुल्क के साथ क्या होता है। इवन के ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है वो भी सीजनल हो गई है। वो सुबह कुछ बोलता है, मोदी इज माई फ्रेंड, शाम को बोलता है कि मैं मोदी को ये कर दूंगा। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है आपने देखा होगा ट्रंप के मुंह से। ट्रंप एक बात को 20 बार ट्वीट करता है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में दर्शाता है कि इज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। और ये सब चीजें उसके बीच में ऐसे एग्रीमेंट्स होना, अपने रिश्तों को साझगारी से और मजबूत करना, ये दर्शाता है कि इंडिया को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता है। एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है और एक बहुत बड़ी मंडी है व्यापार की, जिसको पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है। भारत में से 10-10 मुल्क निकलते हैं अगर आप पॉपुलेशन का सर्वे करें, या स्किल लेबर का, या यूथ जिसकी हम बात करते हैं। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो जो वेस्ट है, वहां आपके पास यूथ नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, जो डिपेंडेंट है हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान जैसे मुल्क पे। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को आप इतना लाइटली लेना या इतना नॉन सीरियस तरीके से को बयान देना वो अब नहीं चलेगा। और ये दर्शाता है कि अब आप देखिए फ्रांस के साथ कुछ हुआ है, अब आप देखिए थोड़े दिनों बाद कुछ और अच्छा कोई और मुल्क होगा जो इस फिराक में होगा कि हम भी जो माहौल है, जो रिश्ते हैं भारत के साथ अच्छे करें, क्योंकि हम आगे बढ़ता हुआ मुल्क है। और जिस मुल्क का टारगेट ओरिएंटेशन पे हो, जैसे कि करोड़ी साहब ने भी कहा कि 2047 का एक लक्ष्य है कि हम विकसित होने चाहिए। हम एमएसएमई के एग्रीमेंट भी इसमें आपका आ गया, 20 एग्रीमेंट्स में एमएसएमई का भी है कि यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए ये सब चीजें मुल्क को, मुल्क की आवाम को, मुल्क की सरजमी को मजबूत करती हैं। डिफेंस उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिफेंस जो है इसलिए है क्योंकि आपने सबको हिला के रखा हुआ है कि हम किस पे क्या कब अटैक कर देंगे, कौन मुल्क छोटा है, कौन मुल्क है, कौन न्यूक्लियर पार्क बनेगा, कौन नहीं बनेगा। वो यूएन को ऑब्जर्वेशंस को आप मानते नहीं, ना अमेरिका मानता है, या यूएन रेजोल्यूशंस को नहीं मानता है। और दबकाने के लिए, दाड़ा मारने के लिए वो पूरी दुनिया को इकट्ठा करके रखता है। तो ये दर्शाता है कि हम सक्षम होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और दिन दूर नहीं है जब उस ग्लोबल जो डेवलप्ड कंट्रीज
का जो कतार है उसमें भारत नंबर 1 पे होगा या नंबर 2 पे होगा। वक्त लगता है किसी मुल्क को आगे बढ़ने में, एक सोच को, एक विचारधारा को आगे ले जाने में, और वो विचारधारा जो है वो दर्शा रही है कि हमारी नीयत, हमारी मेहनत, हमारी सोच भारत की एक अच्छी क़यादत के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये जो सहयोग है दोनों देशों के बीच, वो पाकिस्तान और चीन के भी रणनीतिक समीकरणों को बदलेगा? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया है उसमें आतंकवाद को लेके भारत का समर्थन किया है मैक्रोन ने, और जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई और उसके बाद रेड फोर्ट में जो घटना हुई उनकी आलोचना की है और भारत के साथ खड़े हुए हैं। और यही नहीं, फ्रांस में इसी साल मई में नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है। तो इसका मतलब यह है कि भारत के साथ भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आतंकवाद की चुनौती है उसमें फ्रांस भारत के साथ खड़ा हो रहा है। अब भारत और फ्रांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था है वो एक डेवलपमेंट के लेवल पे आ गई है, वो विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है, और उसकी ग्रोथ रेट है, उसके लिए एक चुनौती है कैसे सस्टेन किया जाए। भारत के लिए चुनौती है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो टेक ऑफ की स्टेज में है, और टेक ऑफ की स्टेज होती है वो बहुत संवेदनशील होती है, क्योंकि टेक ऑफ होने के बाद में तो चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो फ्रांस ये चाहता है कि वो अपनी जो स्थिति है उसको सस्टेन करे। भारत के लिए यह है कि विकसित बने, उसमें फ्रांस मददगार हो सकता है और भारत फ्रांस के लिए मददगार होता है क्योंकि वहां के उस भारत के साथ कोऑपरेट करेगा, साझेदारी होगी तो फ्रांस अपनी अर्थव्यवस्था को सस्टेन कर लेगा, क्योंकि भारत और फ्रांस में जो को प्रोडक्शन होगा, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो एक्सपोर्ट भी होगा। तो भारत और फ्रांस दोनों के इंटरेस्ट जिस तरह से सामंजस्य से बैठ रहा है, और यही नहीं, फ्रांस में इसी साल अफ्रीका फॉरवर्ड जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया है। तो भारत और फ्रांस जो साझेदारी है वो अपने दो तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं दुनिया के दूसरे ग्रुप हैं, अफ्रीकन यूनियन है और दूसरे ग्रुप हैं लैटिन अमेरिका में, उन सबको साथ लेके चला जाए। तो इसीलिए केवल ट्राइलेटरली नहीं, एक ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए दोनों देश आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। फ्रांस रिलायबल है, दूसरे कंट्री इतने रिलायबल भारत के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि ये पूरा अनुभव पिछले बहुत लंबे समय का बताता है कि फ्रांस रिलायबल हो सकता है, और फ्रांस उतना विवादास्पद नहीं है। किसी भी जो ग्रुप बने हुए हैं दुनिया में उसमें पोलराइज सिचुएशन में किसी एक पार्ट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसमें ये अच्छी तरह फिट बैठता है, और फ्रांस के लिए अपने विकास की स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत उनके लिए सूट करता है। तो दोनों का जो हित का सामंजस्य है, और उसमें चीन जिस तरह से इंडो पैसिफिक में आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, अमेरिका और चीन को इंडो पैसिफिक को प्लेग्राउंड भारत नहीं बनने देना चाहता, क्योंकि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हित वहां प्रभावित होता है। और इसलिए फ्रांस को साथ लेके ऑस्ट्रेलिया को भी ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है, और जो अरब कंट्रीज हैं, जो अरब कोऑपरेशन काउंसिल है, उनके साथ भी लेके भारत इंडो पैसिफिक में एक अलग रणनीति बना रहा है, जिससे इंडो पैसिफिक को एक शांत क्षेत्र के रूप में रखा जाए, किसी के ग्लोबल पावर्स के कंपटीशन का ग्राउंड न बने। तो भारत की रणनीति है वो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत के राष्ट्र हित की दृष्टि से, भारत के रणनीति की दृष्टि से फ्रांस भारत के जो कैलकुलेशन है उसमें अच्छी तरह फिट बैठता है, और इसीलिए कोऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्रांस है वो चाइना के प्रभाव का भी एक काउंटर वेट के रूप में उभर कर सामने आएगा, और जो पाकिस्तान जिस तरह की एक रणनीति अडॉप्ट कर रहा है, अमेरिका और चीन को साथ लेके आतंकवाद बढ़ाना चाहता है, उसमें कटेल करने में, उसको कंटेन करने में सुरक्षा और रणनीतिक साझेदार से भी आगे बढ़कर इस समझौते को किया गया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण समझौते इसमें हुए हैं जिसका हम जिक्र करेंगे यहाँ पर। संजीत जी, क्योंकि नीदरलैंड और जर्मनी के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का वो फ्रांस है, और अब हम यहाँ पर बात करें जो समझौते हुए हैं वो डिफेंस और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इनोवेशन की बात हो रही है, एजुकेशन स्किलिंग की बात हो रही है, और हेल्थ सेक्टर में भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन रिसर्च और पब्लिक हेल्थ में भी साझेदारी को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं।
वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है फ्रांस और भारत के बीच में जो डील हुई, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को और बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है। ख़ास तौर पर जो है स्टूडेंट के लिए 30,000 स्टूडेंट्स के लिए जो है परमिशन दे दी गई है कि 30,000 स्टूडेंट्स हिंदुस्तान से जाके फ्रांस में जाके अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो चाहे वो बाकी सेक्टर हो। उसमें जो है क्रिटिकल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जो है सप्लाई चेन का खतरा बना रहता है। उसमें जो है चाइना जो है मोनोपोली करे हुए है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए जो है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी जो है ध्यान रखा गया है। और जो और चीज़ जो इस गौरी सिंह जी बोल रहे थे, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो चीज़ें हम फ्रांस से लेते हैं उनको अब हम जो है भारत में ही बनाएंगे। जो आत्मनिर्भर जो हमने अपना संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए, जैसे उन्होंने जिक्र किया, राफेल्स का जो है पहले 30% तक था, 50% जो उनके जो इंडिजिनस प्रोडक्शन से उनमें जो है पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी जो मेंटेनेंस, रिपेयर और जो है ओवरहॉल फैसिलिटी है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो जिस तरीके से भारत और फ्रांस के जो रिश्ते बढ़ रहे हैं, और जैसे किरोड़ी सिंह जी ने कहा है, क्योंकि रशिया के साथ क्या है कि रशिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है, देखा हुआ है, लेकिन रशिया की मजबूरी है कि रशिया अब चाइना के ऊपर निर्भर है। तो अगर कल खुदा ना खास्ता इंडिया और चाइना के बीच में कुछ मतभेद होता है या लड़ाई होता है, तो रशिया की गारंटी नहीं है कि वो भारत के साथ आएगा। हो सकता है वो न्यूट्रल रहे या चाइना के साथ रहे। तो भारत को जिस हिसाब से भारत अपने नेबरहुड में देख रहा है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान को लेटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप साहब का हाथ पाकिस्तान के ऊपर रखा हुआ है, चाइना का ऑलरेडी उनके ऊपर हाथ है। तो आने वाले समय में अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो उस समय जो है भारत को एक ऐसा ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए जो कि भारत को जो है उस समय में मदद कर सके। अमेरिका की गारंटी नहीं है, रशिया जो है चाइना की तरफ इंक्लाइंड हो जा रहा है, तो भारत के लिए यूरोपियन जो देश हैं वो एक बहुत बड़ा विकल्प है और हमको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, और बाकी जो नीदरलैंड हैं, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते जा रहे हैं। और उनको भी पता है कि भारत की जो है 145 करोड़ लोग भारत के हैं, जो इतनी बड़ी जो है मार्केट है, और जो है भारत की जो मिडिल क्लास है उनकी जो है कंजम्पशन, भारत की इकोनॉमी जो है वो चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। तो हमको जो है इसलिए सारे के सारे देश जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का जो है कंज्यूमर है वो बड़ी तादाद में है, और उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम है जिससे वो और चीज़ें खरीद सकता है। वंदना जी। बिल्कुल। अब हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो अगर हम बात करें यहाँ पर कि भविष्य में अगर यूरोप और चीन के रिश्ते बदल जाते हैं तब भी क्या फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहेगा? सोहेल काज़मी जी। बिल्कुल रहेगा। देखिए आज देखिए जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा पिछले 3 डिकेड से एक प्रॉक्सी वॉर है और बीच में बिल्कुल सामान्य हालात हो जाते हैं। बिल्कुल 2014 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद मोस्ट हिटेड जो इलाका है पाकिस्तान की तरफ से, स्पॉन्सर्ड बाय चाइना, स्पॉन्सर्ड बाय म्यांमार, स्पॉन्सर्ड बाय, डायरेक्टेड बाय अमेरिका। अब फिर दोबारा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, पहले किसी जमाने में हवाला के वसादत से यहाँ मिलिटेंसी को बढ़ाया जाता था, लेकिन पिछले 2-4 महीनों से आपने देखा होगा कि जो इनपुट्स हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, खासकर पहलगाम अटैक के बाद, कि एप्टा एक नई जो है नया वर्ड है जो इंट्रोड्यूस हुआ है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से, जिसमें ज्वाइंट मैकेनिज्म में इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन में यहाँ जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बहुत से एग्जांपल्स मैं आपको कोट कर सकता हूँ। और वो जो है एक्सपोज होता जा रहा है कि हाँ इसमें पाकिस्तान तो है ही है, चाइना तो पाकिस्तान में ही है। एक वक्त तो आया कि चाइना शायद ये सोच रहा था कि हम अपनी करेंसी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दें, और वो हैंड इन ग्लोव्स है विद पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन ये जो डबल पॉलिसी अमेरिका करता है, कभी हमें दोस्त बोलता है, कभी दुश्मन बोलता है, लेकिन यहाँ जो इंटेलिजेंस इनपुट्स के हिसाब से कहीं ना कहीं उनकी भी डायरेक्शन है कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। और जो हम कहते हैं कि पीओके हमारा है, पीओके के लोग कहते हैं कि हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, वो भी एक टेंशन और माहौल जो है। अफगानिस्तान की स्थिति जो बहुत पाकिस्तान का दोस्त था, आज पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान का दोस्त है। तो बदलते हुई दुनिया के सिनेरियो में बदलती हुई चीजें हैं, लेकिन आपके जो परमानेंट फ्रेंड्स हैं
वो बड़े इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं, और जिसमें फ्रांस इंडिया का परमानेंट पार्टनर है। और पूरी दुनिया आज तो डिजिटल जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है। आपके 20-21 एग्रीमेंट्स हुए हैं, पूरी दुनिया में इसकी जो है डिस्कशन शुरू होगी। और भारत को इतनी लाइटली जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ नहीं लेना चाहिए ना। सोच समझ के भारत के साथ टिप्पणी करनी चाहिए। और अगर हमारी सिक्योरिटी इक्विपमेंट, हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें जो है उनके मसाइल हल हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। करोड़ी सिंह जी, से पहले क्योंकि इंडो पैसिफिक में फ्रांस की भूमिका भारत के लिए कितनी भरोसेमंद है, इसकी आप चर्चा कर रहे थे। क्या ये जो साझेदारी है क्वाड में भी क्या कोई अलग से नई रणनीतिक धुरी बना रही है? देखिए वंदना जी, निश्चित रूप से हो रही है, क्योंकि क्वाड की नेक्स्ट मीटिंग भारत में होनी है और वो उस मीटिंग का अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है जी। और दूसरी तरफ जापान के राजदूत हैं फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, तो उन्होंने ये कह दिया है कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हम बना रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान होंगे। तो भारत को वहां आइसोलेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस वेस्टर्न जो अलायंस है उसका पार्टनर है, नेटो में भी है, ईयू में भी है, अमेरिका के साथ अलायंस है। लेकिन फ्रांस के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, फाइव आइज बना, फ्रांस को कोई स्पेस नहीं दी, क्योंकि जिस पोजीशन के लिए डिजर्व करता है अलायंस में, वो पोजीशन उसको दी जानी चाहिए। तो फाइव आइज में नहीं रखा, ओकस बना उसमें नहीं रखा। और उससे ज्यादा खतरनाक ये हुआ कि फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया के साथ 56 और 57 बिलियन यूरो का एग्रीमेंट हो रहा था पनडुब्बी को लेके, जो फाइनल स्टेज पे था। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल के उस एग्रीमेंट को कैंसिल करवा के ब्रिटेन को दिलवाया। तो उस समय फ्रांस को इतना शॉकिंग लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा कि हम अलाई हैं अमेरिका के, हम वेसल स्टेट नहीं है कि अमेरिका चाहे जैसे हमें ब्लैकमेल करे, हमारे पे दबाव बनाए। इसलिए फ्रांस निश्चित रूप से भारत के साथ इंडो पैसिफिक में खड़ा रहेगा, क्योंकि जो दूसरे पार्टनर हैं, क्योंकि भारत को ओकस में भी नहीं लिया है, भारत को फाइव आइज में भी नहीं लिया है। तो एक तरफ तो भारत और फ्रांस को पार्टनरशिप में चाहते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज है, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरी तरफ आइसोलेट भी कर रहे हैं। तो भारत और फ्रांस को जिस तरह का एहसास दिलाया जा रहा है, उसकी वजह से दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। और इसीलिए फ्रांस भी चाहता है कि इंडो पैसिफिक में वो भूमिका निभाए, और भारत भी चाहता है कि फ्रांस को साथ लिया जाए। तो दोनों ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में फ्रांस और भारत की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जगह मिले। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जूनियर पार्टनर बनाने की कोशिश करें, जो कि अमेरिका की भारत के प्रति नीति है। अमेरिका ये कहता है कि इंडिया को हम जूनियर पार्टनर के रूप में इंडो पैसिफिक में एक रीजनल लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्लोबल लीडर के रूप में, ग्लोबल पावर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जबकि फ्रांस ये चाहता है कि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है। तो फ्रांस भारत को रिकॉग्नाइज करना चाहता है, और भारत भी ये चाहता है कि फ्रांस है उसका जो वेस्टर्न अलायंस में उसको आइसोलेट करने का प्रयास किया जा रहा है प्रैक्टिकली। तो उसमें फ्रांस भी ये चाहता है भारत के नजदीक आए। तो दोनों देशों के जो इंटरेस्ट का सामंजस्य बैठ रहा है वो बहुत ही मार्वलस तरीके का है। तो मुझे लगता है कि पार्टनरशिप ये आगे बढ़ेगी, और इसीलिए होराइजन 2040 है दोनों की पार्टनरशिप में। उसके लिए रोड मैप तय हो गया है कि किस दिशा में दोनों देश जाएंगे, दोनों की साझेदारी जाएगी। ओवर। वंदना, बिल्कुल, अब ठीक कहा आपने कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत क्योंकि विकसित होना चाहता है और फ्रांस पूरी तरीके से सपोर्ट में खड़ा है। संजीत जी, ये जो सिचुएशन बन रही है, ये जो साझेदारी और मजबूत हो रही है, इसके पीछे भी अमेरिका की ओर से जिस तरह से ट्रीट किया गया अलग अलग देशों को, चाहे वो टैरिफ इंपोज करने की बात हो, धमकाने की बात हो, या सैन्य ऑपरेशन की वो बार बार धमकियां देते हैं, किसी देश पर कब्जा कर लेने की बात करते हैं, तो अमेरिका को एक जवाब है। इससे पहले एससीओ समिट के दौरान हमने देखा था चीन में शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी की जब वो तिकड़ी सामने आई थी तब भी अमेरिका को परेशानी हुई थी। बिल्कुल वंदना जी, और तब भी अमेरिका को परेशानी होनी है, और परेशानी होनी भी शुरू हो गई। और देखेंगे एक दो दिन में डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान या तो कुछ ना कुछ मोदी जी के खिलाफ या मैक्रोन के खिलाफ आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और ये जो डील हो रही है
फ्रांस की और भारत की जो डील हो रही है, इसके पीछे जो मेन मुद्दा, मेन जो रीज़न है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है स्टेज पे खड़े होके एमिल मैक्रोन की जो है मिमिक्री करते हैं, उनको मॉक करते हैं, उसी तरीके से मोदी जी को मॉक करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और मेरे को लगता है कि मैक्रोन साहब ही सिर्फ एक यूरोप के ऐसे लीडर हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को, जो गलत बात है उसका पूरा सामना करते और उसका खंडन करते। ग्रीनलैंड के मामले में मैक्रोन साहब ही अकेले खड़े थे जिन्होंने खंडन किया था, उसके बाद बाकी लोगों ने किया। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मैक्रोन साहब को लाइक नहीं करते और ना ही नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं, क्योंकि पिछले एक साल से, तकरीबन एक साल 9-10 महीने से वो कहे जा रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान का समझौता कराया और भारत उसको डिनाई करता जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बातें पसंद नहीं आ रही। और ये जो यूएस और भारत के बीच में जो अभी इंटरिम डील भी हो रही है, ये भी इसलिए जल्दी होनी शुरू हो गई क्योंकि यूरोप और भारत की डील हो गई थी। तो हर चीज के पीछे अगर आप देखेंगे, कहीं पे भी जो रीअलाइनमेंट चल रहा है उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने दुनिया की में आके अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के पूरी दुनिया में एक तरह का उथल पुथल मचा रखी, जिसकी वजह से हर देश अपनी जो है जो अलाइनमेंट है उसको रीअलाइन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, चाहे जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी है सब के सब जो इंतजार कर रहे हैं। ब्राज़ील को देखिए, क्यूबा में देखिए, हर जगह जो है एक तरह का ये है कि भाई आने वाला समय किस तरीका का होगा। और उस ये जो चल रहा है भारत के साथ, जो बाकी देश जो है आगे बढ़ बढ़ के जो है हिस्सेदारी कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, एफटीए साइन कर रहे हैं, उसकी वजह में अगर आप देखें तो मेन वजह अमेरिका ही है। हाँ बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जब बात हो रही है और अमेरिका जिस तरीके से डील कर रहा है बाकी देशों के साथ, यूरोप का जो भरोसा है भारत के साथ बढ़ा है और भारत के नेतृत्व क्षमता को लेकर भी विश्वसनीयता बढ़ी है, क्योंकि भारत जितनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और दूसरे देशों के साथ जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो रूस की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, चीन की, उसे कम करने की कोशिश हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति भी इसमें कहते हैं कि हम पूरा सपोर्ट आपका करेंगे। तो आपको लगता है कि अब जो नेतृत्व परिवर्तन की एक दिशा बदलती हुई नजर आ रही है, भारत पर भरोसा बढ़ा है? देखिए, वो संभाविक तौर पे तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है वो भारत को लीड कर रहे हैं और 140 करोड़ का मुल्क, तीसरी बार इलेक्शन होती है और मल्टी रिलीजियस, मल्टी रीजनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल मुल्क में फिर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी उसको लीड करते हैं। तो अपने आप में दर्शाता है कि लोग चाहते हैं, जो भारत की जो जनता है वो ये चाहती है कि भारत आगे बढ़े और उसको लीड करने वाला लीडर जो है, लीड जो करता है अच्छी तरह, वही एक लीडर कहलाता है। और वो लीडर जो है अपने आप को एक्नॉलेज करवा चुका है पूरी दुनिया में जहां तक भारत को आगे बढ़ाने का ताल्लुक है। हम जानते हैं, हमने पहली बार ऐसा सदर देखा अमेरिका का जिसके खिलाफ अमेरिका के लोग डेमोस्ट्रेट करते हैं, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट्स डेमोस्ट्रेट करते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते हैं। आने वाला वक्त कैसा होगा इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना अच्छा अमेरिका का अच्छा वक्त होगा, ये भी बड़ा वो सवालिया निशान पे है कि अमेरिका का आने वाला वक्त कैसा होगा। जब हम सब चीजों का आकलन करते हैं तो ये देखते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने हर मुल्क को मजबूर कर दिया कि आप मजबूत होइए अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपने डिफेंस को लेके। ये अमेरिका ने पूरे, चाहे छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, और हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा वसी मुल्क है जिसमें जिसके साथ हर कंट्री जो है व्यापार करना चाहती है। और ये इसलिए है व्यापार की इतनी बड़ी मंडी कि अगर एक 100 रुपए का या 1000 रुपए का मोबाइल 1 करोड़ 2 करोड़ अगर लॉन्च करे इंडिया में तो शाम तक वो 5 करोड़ बिक गए होते हैं। कहने का मतलब है कि इतनी लाइटली इंडिया को नहीं लिया जा सकता। हिंदुस्तान के साथ साझगार माहौल रहे और वो दोस्त जो परमानेंट फ्रेंड्स हैं, सीजनल फ्रेंड्स नहीं है, तो वो फायदा देंगे भारत को भी और भारत से फायदा लेंगे भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डील कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वो बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि जो देश हैं वो अलर्ट हो गए हैं, सजग हो गए हैं और देख रहे हैं कि संभावनाएं आगे भविष्य में उनके लिए किधर हैं और भारत उसमें एक एपिसेंटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डिफेंस डील हुई है, इसके अलावा तकनीक और कई क्षेत्रों में जो समझौते हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत और फ्रांस के रिश्तों को मजबूत करने में। एक नई इबारत यहाँ पर लिखी जा रही है, खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे जो ये समझौते हुए हैं।
ताकत बढ़ाई है। अब नई तकनीक और हथियारों के साथ इसका अपग्रेड और साथ में हैमर मिसाइल जो पहाड़ों से लेकर बंकर तक सटीक वार करने में सक्षम है। यानी सीमा चाहे पश्चिम की हो या उत्तर की, भारत की मारक क्षमता और सटीकता दोनों बढ़ेंगी। भारत फ्रांस की ये साझेदारी भारत को हाई एंटी टेक्नोलॉजी और जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ ले जाती है। ये सिर्फ खरीद नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। फ्रांस के साथ मेक इन इंडिया के तहत डील। शुरुआत में 18 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे। 96 राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। राफेल में 50% से ज्यादा उपकरण स्वदेशी होंगे। एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारतीय रडार सेंसर सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा। स्वदेशी हथियार, मिसाइल, गोला बारूद इंटीग्रेट होंगे। इस डील का असर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, इंडो पैसिफिक में भी क्षमता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीधे सीधे रणनीतिक संतुलन बदलते हैं। इंडो पैसिफिक में भारत अकेला नहीं है। पाकिस्तान के लिए संकेत, एयर और मिसाइल ताकत में भारत की बढ़त और बढ़ेगी और अमेरिका के लिए भी एक संदेश। भारत बहुध्रुवीय कूटनीति में भरोसा रखता है, जहां साझेदारी कई देशों से हो सकती है। डिफेंस, राफेल विमान, पनडुब्बी हेलीकॉप्टर निर्माण में सहयोग बढ़ेगा। जब प्रेसिडेंट मैक्रो भारत में एआई इम्पैक्ट समिट के लिए आए हैं तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनका स्वागत भारत के गेटवे यानी मुंबई में कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस
भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इसके बाद मैक्रोन ने इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबी और पालो एल्टो नेटवर्क्स के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India-France Year of Innovation. But before I talk about the future, let me start with a fact about the present, not to be underestimated. The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Nair from Kolhapur, right here in the state. ड्रोन, इंजन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कई सेक्टर में जॉइंट प्रोडक्शन की राह खुल रही है। भारत और फ्रांस की ये डिफेंस दोस्ती सिर्फ दो देशों का समझौता नहीं, बल्कि एक नया रणनीतिक समीकरण है, जहां आत्मनिर्भर भारत का विजन है, इंडो पैसिफिक की सुरक्षा है और वैश्विक ताकतों को साफ संदेश। भारत अब टेक्नोलॉजी और ताकत का साझेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।